हेलो गाइस। तो स्टैटिक जीके के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्क के बारे में, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इसको हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट देखते हैं, इसकी फाउंडेशन कैसे रखी गई थी, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, इनका क्या क्या एम है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। तो जितने भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं साग को लेकर, हम पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मतलब कोशिश ही करेंगे कि हो जाए जितनी जल्दी हो सके हमारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाम क्या है इसका। नाम से ही शुरुआत करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके कंट्रीज़ का। इस कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये क्या है, 8 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। और ये सभी देश साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ साउथ एशिया में सिचुएटेड है, तो वही कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। ठीक है। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, हम लोग ये देखते हैं। इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका? हेडक्वार्टर है इनका काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे? हेडक्वार्टर इनका काठमांडू, नेपाल में है। और ये सभी देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। किस में? अलग अलग सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स में? एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में, रूरल डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इन सब क्षेत्रों में इन एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं कि भैया आज हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी कमी है, तो भैया आपने थोड़े बहुत टूरिस्ट यहाँ भेजो, तो थोड़ा बहुत प्रमोशन वगैरह करके, तो यहाँ पे ऐसे करके एक दूसरे को लेकर सपोर्ट करना हमारे इस मतलब ग्रुप में, इस अलग अलग फील्ड्स में हेल्प करते हैं ये हमारे अलग अलग कंट्रीज। ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। कहाँ पे? ढाका यानी कि बांग्लादेश में। एक उनकी कैपिटल है बांग्लादेश की, तो वही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इस ग्रुप के अंदर यानी कि सार्क के अंदर आती हैं, वो समझ लेते हैं। तो कुछ कंट्रीज इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो फिर भी है वो हैं ग्रुप में। हम लोग बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप के अंदर, तो इस ग्रुप के अंदर है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो कितनी हो गई? 3, 3, 6 और 2 बची हुई हैं, तो भैया मालदीव्स और श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ हमारी सार्क की। और एक बार जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसको भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे, जिससे कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो भैया हमने क्या समझा था? सबसे पहले हमने इसका नाम देखा था। क्या देखा था? सबसे पहले नाम था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका ये नाम था। इसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं। कौन सी कंट्रीज़ है? साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर आती हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश यानी कि ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। और ये एक दूसरे को अलग अलग क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, टूरिज्म हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और हम लोग बात करें और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इस ग्रुप के अंदर, तो हम लोग बात करें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और मालदीव्स और श्रीलंका। ये कंट्रीज़ इस ग्रुप के अंदर आती हैं। अब हम लोग बात करें इनका उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भैया ये कंट्रीज़ क्यों साथ में आई हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि साउथ एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, दक्षिण एशिया में अधिक विकास को बढ़ाना। तो इनका पहला ऑब्जेक्ट तो यही है। और दूसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, साउथ एशिया के लोगों का वेलफेयर करना, यानी कल्याण करना। कहाँ के लोगों का? साउथ एशिया के लोगों का कल्याण करना। कहाँ के लोगों का? साउथ एशिया के लोगों का कल्याण करना। साउथ तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? साउथ एशिया के लोगों के जीवन को गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, यानी कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना। ये नहीं कि भैया रोज़ सब्जी चावल खा रहा है, रोज़ सब्जी चावल खा रहा है, तो भैया आपकी डाइट में मीट दूसरी चीज़ है। मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा किया जाए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया कैसे भी करके जो साउथ एशिया के अंदर लोग रहते हैं, साउथ एशिया कंट्रीज जितनी भी हैं, तो भैया उनके अंदर मतलब उन्हें हेल्प मिले कैसे भी करके, उनकी लाइफ अच्छी हो। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है।
अब इस ग्रुप को हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इनका सिस्टम कैसे बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, असेंबली 3 स्ट्रक्चर में इसका हम लोग बात करें पूरा कोड, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है। सबसे पहले असेंबली होती है, सभा होती है हर साल। और हम लोग बात करें जितनी भी कंट्रीज़ होती है उसके कंट्रीज़ की साल भर में एक बार बैठक होती है। और हम लोग बात करें, एक तो असेंबली बैठती है, दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी। इसके अंदर 8 देशों के फॉरेन सर्विसेज के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं। जैसे आईएफएस ऑफिसर नहीं सुने आपने, जो सिविल सर्विसेज क्रॉस करने के बाद मिलती है। तो भैया इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि सचिव स्तर के कम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इसमें आईएफएस ऑफिसर होते हैं। इनका काम होता है कि एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर, जो सार्क जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर निगरानी रखना इनका काम होता है। और तीसरा आता है अपना सेक्रेटरीट। इसके हेड कौन है, हमारे यही साहब जो दिख रहे हैं आपको, इनका नाम क्या है, मोहम्मद गुलाम। इनका नाम क्या है, मोहम्मद गुलाम सरवर। तो इनका नाम यही है, ठीक है। तो अंकल जी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और चलो, इन्हीं का काम मतलब है, जो सेक्रेटरीट है इसी का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालना। और यही हम लोग बात करें, यही है हेड सेक्रेटरी जनरल है हम लोग बात करें। और यही पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी कहलाए जाते हैं। और ये कब से इन्होंने कब पद ग्रहण किया था, अक्टूबर 2023 से इन्होंने पद ग्रहण हासिल किया था। और ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। अब भैया हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसकी मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी कहाँ कहाँ पे है, मतलब कौन कौन सी हैं वो समझ लेते हैं इनकी स्पेशल बॉडी। तो अगर हम लोग बात करें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है, हम लोग बात करें यहाँ पे, हम लोग बात करें बहुत सारी डिग्रीज, अगर आपको डिग्रीज करनी है, डिप्लोमा करने हैं, तो दिल्ली में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब, 2010 में। तो ये इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है, कहाँ पे, नई दिल्ली में है। यूनिवर्सिटी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। यहाँ पे आपको डिग्री डिप्लोमा जो करना है वो कर सकते हैं। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 2010 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और हम लोग बात करें कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। दूसरी अब हम लोग देखते हैं साउथ सार्क डेवलपमेंट फंड। तो अब बेसिकली हम लोग बात करें, कुछ कंट्रीज हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें फंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब भैया अब कोई कंट्री है जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चलाने हैं, जहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट लग जाएगा तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। तो फिर कंट्रीज़ क्या करती हैं, जितनी भी हमारे मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं तो वो पैसा इकट्ठा करती हैं फ़ंड की। और जिस कंट्री में जहाँ ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं उस कंट्री में। तो बस वही है कि अगर इन 8 देशों में प्रोजेक्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जब फंड की ज़रूरत होती है तो इसी फंड से रकम निकाली जाती है। तो भैया इसीलिए निकाली जाती है क्योंकि भैया ज़रूरत होती है तब मिल जाता है उन्हें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, थिम्पू और भूटान में है। ये कहाँ पे है, थिम्पू में है। और अब हम लोग बात करें SARSO, यानी कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करें 8 देशों के बीच में ट्रेड व्यापार को स्मूथली रन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक मतलब स्पेशल बॉडी तो है ही हमारी। और हम लोग बात करें किसी जैसे कुछ हमारी कंट्रीज़ हैं, इन लोगों के बीच में अगर कुछ मान लीजिए गुटबाजी हो जाए या फिर लड़ाई हो जाए, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी। तो भैया जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बन जाएँ तो इसको लेकर भी इन्होंने एक हम लोग बात करें सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई है। कहाँ पे है ये, इस्लामाबाद। कहाँ, पाकिस्तान में। तो देशों के बीच में आपसी विवाद को सुलझाने के लिए इस संस्था यानी कि स्पेशल बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया हमने जितना पढ़ लिया थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लें, जिससे कि हमें याद बना रहे लंबे समय तक। इसमें हमने इसका जो सार्क का स्ट्रक्चर था वो देखा था। इसमें असेंबली लगती थी। और हम लोग बात करें सालाना एक बार में एक मतलब सालाना तौर पर यहाँ पे मीटिंग बैठती है। और 8 देशों के 8 मतलब 8 आला अधिकारी के ऑफिसर, जैसे हम लोग बात करें फॉरेन सर्विसेज के पर्सन, यहाँ पे क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर। और मेन काम किसका होता है, सेक्रेटरीट का काम होता है कि प्रशासन काम संभालना। और यही हम लोग बात करें, हेड सेक्रेटरी ही इसके पूरे साख के हेड होते हैं। और कौन है ये, मोहम्मद गुलाम सरवर। और ये कब से अपना पद संभाले हुए हैं, अक्टूबर 2023 से अपना पद संभाले हुए हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी भी हैं इसकी, जैसे हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी कहाँ पे, नई दिल्ली में। और हम लोग बात करें
डेवलपमेंट फंड यानी कि फंड ज़रूरत की मतलब पैसों वैसों की ज़रूरत पड़ती है तो फंड कहाँ पे मिलते हैं हमें? भूटान वगैरह में मिल जाते हैं। और हम लोग बात करें व्यापार को लेकर कहाँ पे? बांग्लादेश में है। और मतभेद के लिए किसके पास में है? पाकिस्तान में है। तो यही हमारा चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। सार्क पूरा का पूरा जितनी भी कंट्रीज़ थी हमने सबके बारे में सब कुछ बता दिया, जितनी भी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता था। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा कंटेंट और बचा था, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी साहब की, वो और बताना रह गया था। अगर हम लोग बात करें कि अगर वर्ल्ड का 3% लैंड कहाँ पे है, मतलब इन कंट्रीज़ जितनी भी हमारी सार्क के अंदर कंट्रीज़ है, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो पूरी कंट्री का, पूरी वर्ल्ड का इनके पास कितना लैंड है? 3% मात्र केवल इनके पास आता है। और अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या ज़्यादा होगी क्योंकि भैया इनके साइड में इंडिया यानी कि हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी जनसंख्या आसमान तोड़ है यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि पूरी दुनिया भर की 21% पॉपुलेशन हमारे कहाँ पे है? हमारे इन्हीं सार्क कंट्रीज़ के अंदर ही है। और हम लोग बात करें कि विश्व की अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट इनके पास में है? तो अगर पूरे वर्ल्ड का अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दुनिया का 38% हिस्सा किसके पास मिलता है? इन सार्क कंट्रीज़ के पास हमें देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। और इसी के साथ हम लोग लेते हैं अपनी विदाई और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, शुक्रिया।